नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस से पॉलिटी की रिवीजन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर पॉलिटी के कवर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा। दूसरा हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था हमारी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये दो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और आज मैं आपके सामने तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूं, दैट इज प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का मोस्ट अवॉइडिंग चैप्टर है तो ये कोई गलत नहीं होगा। बच्चे इसको बड़ा शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि पेपर में जब कभी सवाल एग्जामिनर घुमा के पूछ दे तो वहां पर बच्चों से वो सवाल नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से नहीं समझाने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि ये कोई 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट में आपको प्रियम्बल तैयार हो जाएगी, लेकिन हाँ, मैं आपको प्रियम्बल या प्रस्तावना अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, अपना 100% दूंगा। तो इस क्लास में आप सभी बने रहेंगे। आप प्रियम्बल में अगर आप मुझसे पूछे कि प्रियम्बल है क्या सर, तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें आपके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और आपके 395 अनुच्छेद थे। आज लगभग 465 प्लस आपके अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। तो ये जो हमारा संविधान है, अगर आपको इसको पढ़ने का समय नहीं है, पूरा संविधान पढ़ने का समय नहीं है, तो आप केवल प्रियम्बल पढ़ लीजिए। यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की एक शॉर्ट समरी है, मैं आपसे ये कह सकता हूं। तो जब आप प्रियम्बल या प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान किन किन उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, इसके आदर्श क्या है। ठीक है, तो जनता के मतलब किन वर्ग के लिए, जनता के सभी वर्गों के लिए इसमें प्रावधान है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था एक उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको पढ़ाया था, आप सभी को याद होगा। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब आया था, तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया गया था। और कौन लाया था इसको, तो इसको लाए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा में। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी। संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको बताया गया था। इन्हीं उद्देश्यों को, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में हमारे संविधान में उद्देशिका के नाम से आपका जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप इस उद्देशिका को पढ़िए ठीक तरीके से। यहां पे देखिए लिखा है, पहला शब्द है, आप सभी को ये आई होप अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, यहां पर लिखा है सबसे पहले तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, एक एक शब्द की अपनी इंपॉर्टेंस है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये एक लाइन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां पर एक चीज देखिए कि हमारी जो प्रस्तावना है यहां पर ये डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। ये जो डेट है, ये डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, संविधान को क्या किया गया था, संविधान को
अंगीकार यानी कि एडॉप्ट किया गया था। तो एक तो ये डेट यहां पर लिखी है, ठीक है, और दूसरा हमारे संविधान के उद्देश्यों के बारे में आपकी चर्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम प्रस्तावना के सभी शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा शब्द है, सबसे जो पहला शब्द है हमारा, वो आपका क्या है, इसको मैं यहां पे ले आता हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, मैं एक एक शब्द पर आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी जो प्रियम्बल है उसके शब्दों का क्या मतलब है। देखिए हम भारत के लोगों का मतलब है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान है, संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत ना तो न्यायपालिका है, ना इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है। हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत कोई और नहीं, भारत की जनता है, ठीक है। तो भारत की जनता है, जो हमारा संविधान है वो जनता से शक्ति प्राप्त करता है, उसे जनता के लिए बनाया गया है, जनता के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा ये जो संविधान है ये भारत के सभी लोगों के लिए है, ठीक है, और भारत के सभी लोग मिल करके इस संविधान को बनाते हैं। तो संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, भारत की जनता है, ठीक है। अगला है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में सॉवरेन बोलते हैं, सॉवरेन कंट्री, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है शब्द है और ये आपके पेपर में आ भी जाता है। प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है जब कोई देश अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। यानी कि जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो वो एक प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 से पहले का जो हमारा भारत था वो एक सॉवरेन कंट्री नहीं था, क्योंकि वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं नहीं ले सकता था और भारत की तरफ से निर्णय ब्रिटिश वायसराय लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। तो हम सॉवरेन कंट्री नहीं थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल है और तिब्बत एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि उसके आंतरिक और बाह्य निर्णय तिब्बत स्वयं नहीं लेता है, चाइना ने उस पर अधिकार कर रखा है। तो हर वो कंट्री सॉवरेन कंट्री है, प्रभुत्व संपन्न देश है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को स्वयं लेता है और उसमें किसी भी सरकार का, किसी भी चीजों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। तो भारत इस समय एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है, किसी का दबाव भारत के ऊपर नहीं है, किसी के दबाव के तहत काम नहीं करता है। और भारत ने समय समय पर यह दिखाया भी है कि भारत जो है वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करता है। देखिए जब पूरा देश आपका दो ध्रुवों में, पूरा वर्ल्ड आपका दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक जो देश थे वो अमेरिका के देश थे, अमेरिका के पिछलग्गू थे आप ये कह सकते हैं, और एक जो थे, कुछ देश आपके जो थे वो सोवियत संघ के पिछलग्गू थे। अमेरिका एक कैपिटल कंट्री है, तो कैपिटलिस्ट विचारधारा वाले देश एक साथ थे, और जो सोवियत संघ था उस टाइम का, जो रूस था, वो आपका समाजवादी देश था, मार्क्सवादी देश था। तो वहां पर कुछ देश उनकी विचारधारा के प्रभाव में थे, ठीक है। अब जब कोल्ड वॉर आपका शुरू हुआ, जब शीत युद्ध आपका शुरू हुआ, तो उस समय देश एक कैपिटल थॉट्स की तरफ चले गए, अमेरिका की तरफ चले गए और कुछ देश सोवियत यूनियन की तरफ चले गए। और भारत उस समय लेकर के आया गुट निरपेक्षता, यानी कि हम किसी भी गुट में नहीं है। तो भारत ने समय समय पर यह प्रूव किया है, समय समय पर इस बात को सिद्ध किया है कि भैया हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम ना तो सोवियत यूनियन के प्रेशर में चलेंगे, ना हम अमेरिका के प्रेशर में चलेंगे, ना हम किसी बड़े देश के प्रेशर में चलेंगे। हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, हम अपने आंतरिक और बाह्य
निर्णय को स्वयं ले सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो पहला तो ये शब्द हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे हम बात करेंगे, अगला जो शब्द है वो है हमारा समाजवादी शब्द। ठीक है, अगला जो हमारा शब्द है वो कौन सा है, वो है हमारा समाजवादी शब्द। ठीक है, तो ये जो समाजवादी शब्द है आपका, समाजवादी शब्द ये हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, तो ये जो शब्द था ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया है, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना में ये जो शब्द है ये 1976 में आया था। उससे पहले हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने शब्द को आपका जोड़ा था। और ये जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवाद का क्या मतलब है, समाजवाद का मतलब है उत्पादन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण हो, सामूहिक नियंत्रण हो, सभी का अधिकार हो, सभी का अधिकार हो, और किसी का एकाधिकार ना हो, किसी का एकाधिकार ना हो। ठीक है, तो ये समाजवाद का मतलब है, समाजवादी शब्द का मतलब है। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे देश में या किसी भी देश में, कोई भी देश आप उठा के देख लीजिए, उस देश में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जितने भी खनिज पाए जाते हैं, उन्हीं खनिज को निकालने से ही आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। जब हम कोई भी खनिज निकालते हैं, लौह निकालते हैं, उससे बड़े बड़े आपके मोबाइल टावर्स बनते हैं, और जो भी हम निकालते हैं, जो कुछ भी हम खनिज निकालते हैं, ठीक है, जो कोई भी हमारे देश में संसाधन है, वो संसाधन किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं। ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो किसी मतलब या तो मुकेश अंबानी के नहीं है, या गौतम अडानी के नहीं है, रतन टाटा के नहीं है। उस देश के संसाधनों पर उस देश की जनता का सबसे पहला अधिकार होता है। ठीक है, तो उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है, उससे मिलने वाला जो लाभ है, उस पर भी जनता का ही अधिकार होना चाहिए। कॉमन सी बात है। तो समाजवाद यही कहता है कि जो देश के रिसोर्सेज हैं, जो देश के संसाधन हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होगी। ठीक है, उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन के सभी साधनों पर सामूहिक यानी कि जनता का नियंत्रण होगा, जनता का कंट्रोल होगा। और जनता इसके लिए, सामूहिक नियंत्रण के लिए किसको चुनती है? सरकार को चुनती है, कि सरकार देखे कि किसी तरीके का भेदभाव हमारे साथ ना हो, किसी व्यक्ति के साथ ना हो। ये जो कुछ भी रिसोर्सेज का फायदा उठा करके आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका लाभ किसी एक व्यक्ति को ना मिले, इसका लाभ सभी को मिले। ठीक है, अब इसको मैं आपसे और एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी है जो कि है जियो। ठीक है, और ये जियो कंपनी है। ठीक है, और एक कंपनी है जो कि आपकी कैसी है, BSNL है। ठीक है, BSNL कंपनी का यहाँ पर, तो ये दो कंपनियां हैं, और आपको पता है ये संचार कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनियां हैं। तो ये जो जियो है ये आपकी किसकी कंपनी है? ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। ठीक है, और ये जो कंपनी है, ठीक है, BSNL, ये आपकी किसकी कंपनी है? ये आपकी सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, तो ये सरकारी, अब तो आप BSNL का नाम बहुत कम ही सुनते हैं, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, अब अगर आप BSNL का यूज करते हैं, BSNL का अगर आप यूज करते हैं, तो ये जो भी पैसा आप पे कर रहे हैं, ये पैसा किसकी जेब में जाएगा? ये पैसा मुकेश अंबानी की जेब में जाएगा। ठीक है, और आप अगर BSNL को यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो पैसा है ये किसकी जेब में जाएगा? ये आपका जो है ये सरकार की जेब में जाएगा।
और जब सरकार की जेब में जाएगा तो ये पैसा लौट कर डेवलपमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से आपका जो है वापस आ जाएगा किसकी तरफ, जनता की तरफ। ठीक है, इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी और वो जनता, सरकार का प्रॉफिट बढ़ेगा यानी कि जनता का प्रॉफिट बढ़ेगा और वो पैसा वापस आ जाएगा जनता के पास। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो हिसाब है, ये जो निजीकरण है, यानी कि एक व्यक्ति का किसी क्षेत्र पर अधिकार, उसको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, समाजवाद खत्म नहीं करता है। ठीक है, समाजवाद खत्म नहीं करता है। हमने इकोनॉमिक्स में मिश्रित विचारधारा को अपनाया है, मिश्रित विचारधारा को अपनाया है। मिश्रित विचार ये कहता है कि सरकार और निजी दोनों क्षेत्र जो हैं वो आपके काम करेंगे। कुछ क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होगा और कुछ क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए जाएंगे। तो कुछ क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होगा, कुछ क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों पर निजी क्षेत्र का ही नियंत्रण रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो लग्जरी आइटम्स है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, तो इसके प्राइजेस वगैरह कौन डिसाइड करेगा? इसके प्राइजेस जो है वो आपका निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा। और कुछ जो बहुत मूलभूत आवश्यक चीजें हैं उनके जो प्राइस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो समाजवाद है, ठीक है, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का उद्देश्य है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सामूहिक नियंत्रण हो, सभी का अधिकार हो। ठीक है, किसी का एकाधिकार ना हो, किसी की मोनोपोली ना हो, कोई एक व्यक्ति उसको कैरी ना करे, मोनोपोली ना हो। ठीक है, तो ये आपका समाजवाद है, समाजवाद की विचारधारा है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर का नुकसान है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर से आपका फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। ठीक है, देखिए प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उद्योग खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे तो रोजगार आपका मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो हमारा देश तब भी डेवलप होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर का नुकसान क्या है कि अगर लगभग सभी मोनोपोली गवर्नमेंट सेक्टर में हो और भ्रष्टाचार वगैरह हो तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, दोनों चीजें अच्छी भी हैं, दोनों चीजें खराब हैं। दोनों अगर सही तरीके से काम करें, ठीक है, तो आपका जो है डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये समाजवाद की विचारधारा है कि ऐसा नहीं है कि या तो इसको अवॉइड कर दिया गया हो या इसको अवॉइड कर दिया गया हो, दोनों को साथ लेके चलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर को भी गवर्नमेंट कुछ चीजों पर कंट्रोल करेगी, कुछ चीजों पर प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसको हम मिश्रित विचारधारा बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारे आपकी समाजवादी विचारधारा है। तो समाजवाद को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है, अगला जो हमारा शब्द है वो है हमारा शब्द पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, देखिए इसको ठीक से। अगला जो हमारा शब्द है वो कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्ष। अब ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ठीक है, दो शब्द है। एक आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द होता है और एक है आपका पंथ निरपेक्ष। इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी होती है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है या पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो शब्द हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है वो है पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष शब्द को आपका जो जोड़ा गया है इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जो है वो पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना है पहली बात। अब पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? देखो, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कहेंगे कि धर्म निरपेक्ष वर्सेस पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या फर्क है? देखिए, धर्म और निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है हट जाना। क्या मतलब होता है? हट जाना, यानी कि धर्म से हट जाना, यानी कि सरकार धर्म से बिल्कुल हटी हुई है। सरकार को धर्म से, राज्य को धर्म से, सरकार को धर्म से कोई लेना देना नहीं। देखो, सरकार को हम लोग राज्य ही बोलते हैं, ठीक है, राज्य का ही अंग है आपका सरकार। तो राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य धर्म से हटी हुई है। धर्म किसी भी व्यक्ति का
पर्सनल मैटर है, अपने घर के अंदर आप पूजा अर्चना और आप अपने घर के अंदर ही जो कुछ भी आपको धार्मिक कार्य करने हैं वो आप अपने घर के अंदर करिए, धर्म आपका व्यक्तिगत मैटर है, ऐसा बोलता है धर्मनिरपेक्ष शब्द, यानी कि राज्य धर्म से बिल्कुल भी हटा हुआ है। ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है सभी धर्मों को समान महत्व। ठीक है, सभी धर्मों को समान महत्व, यानी कि राज्य जो है वो धर्म से हटा हुआ नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान इंपॉर्टेंस देता है, समान महत्व देता है। ठीक है, तो ये है पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। ठीक है, धर्म से हटा हुआ नहीं है वो। राज्य ये नहीं कहता कि धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, राज्य कहता है कि राज्य का यानी कि देश का कोई एक धर्म नहीं है, ये ना तो इस्लामिक देश है, ना ये क्रिश्चियन कंट्री है, ना ये हिंदू देश है। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। यानी कि अगर वो हज यात्रा के लिए सब्सिडी देगा तो वो अमरनाथ यात्रा के लिए भी सब्सिडी देगा। ठीक है, अगर वो हिंदू के स्कूल्स में डेवलपमेंट करवाएगा तो वो आपके मदरसे में भी डेवलपमेंट करवाएगा। वो उससे किसी तरीके से राज्य धर्म से हटा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो बड़ा धर्म हो या छोटा धर्म हो, राज्य के अंदर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि जब कुंभ का मेला लगता है तब भी राज्य उसकी सुरक्षा व्यवस्था करता है, पुलिस प्रोटेक्शन देता है वहां पे। जब मुहर्रम की आपका जो मुहर्रम वाली रैली निकलती है तो उसमें भी जो है राज्य जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन देता है। जब गणेश यात्रा निकलती है तब भी आपका जो है राज्य प्रोटेक्शन देता है। तो राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। ये है पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब। और धर्म निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है धर्म से हट जाना, इसलिए हमने धर्म निरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को ज्यादा ये उचित बैठता है भारतीय संदर्भ में। भारतीय राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। ठीक है, अगला यहां पर शब्द है, अच्छा ये भी ध्यान रखना, इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था, ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 और इसके माध्यम से पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब समझ गए, समाजवाद शब्द का मतलब समझ गए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहां पे देखो दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो लोकतंत्रात्मक और दूसरा आपका कौन सा, गणराज्य। ठीक है, तो एक शब्द दिया हुआ है हमारा कौन सा, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द को आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है आपका भारत। ठीक है, अब लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र में जनता की इच्छा महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र जो है वो क्या होता है, इसमें जनता की इच्छा क्या होती है, इच्छा को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो इसमें जनता क्या करती है, लोकतंत्र में जनता अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, और वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, हमारे देश की संसद में पहुंचते हैं। ठीक है, ये जो प्रतिनिधि है ये कहाँ पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं। और फिर यही प्रतिनिधि मिलकर के आपका देश के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। ठीक है, शासन चलाते हैं। ठीक है, अब इन प्रतिनिधियों को किसने चुना है, एक क्षेत्र से चुने गए हैं और उस क्षेत्र से उन्हें उस क्षेत्र की जनता ने चुना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि जनता ही आपका, ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यही प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, शासन चलाते हैं। तो इनडायरेक्टली जनता की इच्छा से ही शासन चलता है, कानून बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और ये जो डेमोक्रेसी का टाइप है, ये वाला जो
टाइप है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है अपने अपने क्षेत्र से, और ये प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं, और इन प्रतिनिधियों का काम होता है कानून बनाना और शासन चलाना। ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधि है, ये जो व्यवस्था है, इस डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? इस डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, जनता ने प्रतिनिधियों को चुना और यही प्रतिनिधि आपका सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं, शासन चलाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें लोकतंत्र क्या होता है? जनता की इच्छा को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब चूंकि इस प्रतिनिधि को इस क्षेत्र की जनता ने चुना है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि प्रतिनिधि जो कुछ भी कर रहा है वो इस जनता की इच्छा से ही कर रहा है, क्योंकि जनता नहीं चुना है तो जनता की इच्छा से ही कर रहा है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। भारत में अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएं तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की इच्छा को महत्व दिया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला शब्द हमारा है, अगला शब्द हमने देखा, अगला शब्द हमारा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब भी आपको पता है, गणराज्य का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि गणराज्य का क्या मतलब है, तो गणराज्य का मतलब होता है कि देश में वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य का क्या मतलब है? देश में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ये गणराज्य का मतलब है। ठीक है, गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब होता है? देश में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद, और भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के सर्वोच्च पद, भारत का जो राष्ट्रपति है, जनता में से कोई भी व्यक्ति कल को क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। हमारा जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो पद वंशानुगत नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक आपका राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो भारत एक गणराज्य है। जो ब्रिटेन है, जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है, ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर आपका क्या होता है? ब्रिटेन का सर्वोच्च पद कौन सा है? सम्राट। और ये जो पद है ये आपका कैसा पद है? ये पद है वंशानुगत, यानी कि सम्राट के बाद उसका बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा, यानी कि ब्रिटेन की जनता में से कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन के सर्वोच्च पद सम्राट पर नहीं पहुंच सकता। आ रही है बात समझ में? सम्राट पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ध्यान रखना है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, लेकिन भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यानी कि भारत का नागरिक भारत के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। इसी व्यवस्था को गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय की चर्चा है, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। पहला आपका कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। ठीक है, दूसरा आपका आर्थिक न्याय, और तीसरा आपका राजनैतिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना भी भारतीय संविधान का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि भैया किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी मूल वंश का हो, ठीक है, वो कहीं भी पैदा हुआ हो, कोई उसका जन्म स्थान हो, कोई उसका निवास स्थान हो, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। ये है सामाजिक न्याय का मतलब। सभी को आगे बढ़ने के समान मौके मिलेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक न्याय जो है
वो उसका मतलब है कि समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक समानता स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाएगी तो वो किसी एक खास वर्ग, किसी एक खास व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं लाई जाएगी। ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाएगी कि देश के सभी वर्गों का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, सबका आर्थिक विकास किया जाएगा। ठीक है, सबको आर्थिक न्याय मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013, इसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई किसके लिए? गरीब वर्ग के लिए। ठीक है, कि गरीबों को जो है वो राशन मिलेगा। ठीक है, तो 5 किलो मुफ्त राशन जो है वो आपका दिया जा रहा है। तो ये जो 5 किलो मुफ्त राशन आपका दिया जा रहा है प्रति व्यक्ति, ये जो 5 किलो राशन है ये क्या किसी धर्म के अकॉर्डिंग मिल रहा है, किसी जाति के अकॉर्डिंग मिल रहा है, किसी एक खास वर्ग को मिल रहा है? नहीं, गरीब में चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जात से आते हो, किसी भी समुदाय से आते हो, कोई लेना देना नहीं है ना, सबको जो है वो आपका भोजन मिलेगा। तो ये एक तरीके का क्या है? आर्थिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीति के क्षेत्र में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मूल वंश का हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबको बराबर अवसर प्राप्त होंगे। देखो, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है। अब पार्लियामेंट के अंदर 33% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण है, गवर्नमेंट जॉब में सबके लिए आपका आरक्षण है। ठीक है, तो सभी को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। तो ये राजनीतिक न्याय है। तो कितने प्रकार की चर्चा है? 3 प्रकार की चर्चा है। फिर भी आप देख सकते हैं ये एक ऐतिहासिक कदम है वर्तमान सरकार का कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में जो है वो महिलाओं को आपका दिया है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अभी आप देख सकते हैं कि महिलाओं में पुरुष वर्सेस महिला, जो पार्लियामेंट है हमारी संसद है उसके भीतर पुरुष वर्सेस महिला, पुरुष का रेशियो ज़्यादा है, महिला का रेशियो कम है। अब महिलाएं पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंच पाती हैं, और अगर देखिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगी तो महिलाएं थोड़ी सी संवेदनशील होती हैं, मुद्दों को गंभीरतापूर्वक समझती हैं, तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो एक जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता की तरफ भी इशारा करता है कि जितनी मात्रा में पुरुष पार्लियामेंट में हो उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में पुरुष हो उतनी ही संख्या में महिलाएं भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी 33% आरक्षण जो है पार्लियामेंट के अंदर मिला है। तो ये एक तरीके का क्या है? राजनीतिक न्याय है। तो कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब अगला कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपका जो है स्वतंत्रता जो है वो कितने प्रकार की है? अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ध्यान रखना है, ये सब सवाल पेपर में आते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है आपका विश्वास, दूसरा है आपका धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं, क्रम थोड़ा सा इधर उधर है बट आप देख सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपके सामने दी गई है? हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हो। ठीक है, आपको विश्वास की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, राज्य आपके साथ इस बात पर विभेद नहीं करेगा कि आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं, किस विचार में विश्वास रखते हैं, इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी धर्म में आप क्या कर सकते हैं? विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात वही जो रिपीट मैं कर रहा हूं, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, बौद्ध है, जैन है, किसी भी धर्म को मानने के लिए आप क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, और आप चाहे किसी भी धर्म में ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आपका व्यक्तिगत मैटर है। ठीक है, तो धर्म
कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला है उपासना। उपासना यानी कि आप उस धर्म की उपासना किस तरीके से करते हैं, इसकी भी आपको जो है वो स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना होता हो। ठीक है, तो यानी कि लोक व्यवस्था ना डिस्टर्ब होती हो तो आपको उपासना की भी स्वतंत्रता दी गई है। विचार रखने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी विचार को रख सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी पॉलिटिकल थॉट्स हो सकते हैं, आप किसी भी विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, किसी विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते, तो आप कोई भी विचार रख सकते हैं, वो आपको जो है पूरी पूरी आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी, आपके जो विचार हैं आपको उनको एक्सप्रेस करने की आजादी है, खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी है, अभिव्यक्त करने की आजादी। आप चाहे तो उसे लिख कर, बोल कर, किसी भी तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है आपके पास, और आप सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, समान अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा अवसर के मामले में। तो आपको प्रतिष्ठा के साथ जीने और अवसर की समानता यानी कि सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, ये भी जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका मूल अधिकार है, तो सम्मान पूर्वक यानी कि प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार अब आपका मूल अधिकार भी है। ठीक है, और इसी की बेसिस पे 3 तलाक को बैन किया गया। ठीक है, कि जो 3 तलाक था वो महिलाओं के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार के अगेंस्ट था, तो उसी बेसिस पे 3 तलाक को बैन किया गया है। तो प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान पूर्वक जीवन जीना और अवसर, सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, ये बात भी आपकी किस में लिखी है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, गरिमा को भी महत्व दिया गया है कि जो है व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी, व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये जो शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता, मैं यहां पे एरो करके ये यहां पे लिख देता हूं, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपके 3 शब्द जोड़े गए। पहला तो आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अच्छा ठीक है, मैं इसको आपको अलग फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए यहां पे राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द है, ये शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो 3 शब्द है, एक आपने देखा समाजवादी शब्द, एक आपने देखा पंथ निरपेक्ष शब्द, और एक आपने देखा कौन सा शब्द? राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन सबको आपका कब जोड़ा गया? इन सबको आपका जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। तो इन सबको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। ये जो बंधुता का कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये फ्रांस की क्रांति से आया है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से भाईचारे, फ्रांस की क्रांति में भाईचारे का जो नारा है वो बड़े जोर शोर से दिया था। तो ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि देश की जो है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। यानी कि आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा यानी कि सभी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि ऐसा भाईचारा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को
मेंटेन रखे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अखंडता का मतलब है अखंड भारत, यानी कि जो भारत का वर्तमान हिस्सा है, ठीक है, अखंड भारत है, जो हमारा अखंड भारत है, ठीक है। हालांकि आज हमारा भारत एक टाइम पे जो हमारा भारत था वो वर्तमान में नहीं है, ठीक है। अगर हम अखंड भारत की बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि आधा एशिया आपका जो है वो भारत का ही हिस्सा होगा, श्रीलंका से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, तो ये म्यांमार वगैरह ये सब एक अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास वर्तमान जो हमारा भारत है, ठीक है, तो उसकी एकता, उसकी अखंडता सुनिश्चित की जाएगी। आप कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जो देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाती हो, ठीक है। तो बंधुता फ्रांस की क्रांति से ली गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। मैं बार बार चीजों पर आपका फोकस करता हूं क्योंकि ये सब सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने वाले, ठीक है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि यहाँ पर डेट दी हुई है कि जो 26 नवंबर 1949 है, इस डेट को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था। तो मैंने आपको सभी वर्ड्स को एक एक करके समझा दिया, ठीक है। 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, ठीक है। विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति, इनकी स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? समाजवाद का क्या मतलब है? सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अगली क्लास में आपके सामने उपस्थित रहूंगा मैं अगले चैप्टर के साथ। आप बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी क्लास लगी है, ठीक है। और आप सभी का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है। आप बहुत अच्छे से क्लास को देख भी रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं इस चीज़ के लिए। और जो आपको मेरी मेहनत दिख रही है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी बेनिफिट होता है, किसी भी एग्जाम में बेनिफिट होता है, 1 नंबर गेन होता है, तो आप जो है वो बस इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच इस चैनल को पहुंचाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो वो लोगों तक पहुंचे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।